सुधा मूर्ति जो कि राज्यसभा सांसद हैं। सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस की एक बहुत बड़ा उनका रोल है। सुधा मूर्ति ने कहा है कि आप प्लीज घर बैठकर टिप्पणी ना करें, वोट करें। सुधा मूर्ति की अपील, घर से टिप्पणी ना करें, बाहर आए, वोट डालें। ज्यादा से ज्यादा युवा मतदाता बाहर आए। I want to tell everyone, don't sit at home and then make comments. Come out. This is your right. Choose your leader. You express your what is in your mind, and don't comment. I always feel urban people vote less compared to rural people, and don't do that. Please come out, and you can see a lot more of my age people here. So I request youngsters to come out, vote, express what's in your mind. Ma'am, you are a BJP. सीधे में चलूंगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सभी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन समीर सर, एक बड़ा सवाल मन में है। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में हमने देखा इस बार इंडिया अलायंस, उसी के अंदर प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी। राहुल को एफआईआर और पता नहीं क्या क्या हुआ वहां पर। यह क्या चिंक इन द आर्मर है? देखिए, केरल की अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो हमेशा केरल दो धड़ों के अंदर चुनाव होते रहे, एक एलडीएफ और एक यूडीएफ। कांग्रेस का जो धड़ा है वो यूडीएफ कहलाता है और एलडीएफ जो है वो लेफ्ट वामपंथियों का नेतृत्व में बना हुआ धड़ा है। तो केरल की राजनीति को भारत के अन्य राजनीति में जो गठबंधन बना है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इस बार ये बात बहुत ध्यान से जरूरत है कि राहुल गांधी के खिलाफ बहुत दमदार उम्मीदवार लेफ्ट ने उतारा है। एनी राजा को वहां उतारा जो डी राजा की पत्नी है। 2019 का चुनाव आप देखेंगे तो 2019 के चुनाव में भी लेफ्ट के उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन तब कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और लेफ्ट के कार्यकर्ता आपस में लड़ते थे। इस बार पहली बार हो रहा है कि जब राहुल गांधी ने सीधे मुख्यमंत्री पर हमला करा और मुख्यमंत्री सीधे राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं, यह बता रहा है कि इस बार लेफ्ट बहुत ताकत से राहुल गांधी को चुनौती दे रहा है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी भी इस बात को जानते हैं कि इस बार इनका चुनाव जितना आसान 2019 में था उतना नहीं रहने वाला है और हो सकता है कि आज के मतदान के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने के नामांकन आने वाले दिनों में भर सकते हैं। फिलहाल ऐसी खबरें भी आ रही हैं समीर जी। प्रमोद स्वामी का हमें रुख करना होगा। प्रमोद जी, मिशन साउथ जो कांग्रेस पार्टी का है वो 50 सीटों का लक्ष्य उसमें निर्धारित किया गया है। भले ही प्यार भी तकरार भी लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के बीच केरल में नजर आ रही हो, लेकिन साउथ बीजेपी के लिए कमजोर नब्ज माना जाता है। इस बार क्या स्ट्रेटजी साउथ को लेकर आप लोगों की? देखिए, इस बार साउथ में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो मीटिंग और रोड शोज हुए हैं जी, उसमें आपने देखा कि भारी समर्थन जनता का उन्हें मिला है और जो इंडिया अलायंस है वो अपने आप में कितना विभक्त और कंफ्यूज्ड है, ये बात इसी से साबित हो रही है कि ऑपोजिशन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में वहां उनकी जबरदस्त टक्कर हो रही है। तो ये कैसा इनका अलायंस है और ये कैसा इनका गठबंधन है, जहां ये इंडियन अलायंस के जो सबसे बड़े नेता हैं उनके विरुद्ध में भी इन्होंने कैंडिडेट दिया है और एक दूसरे के ऊपर में दोषारोपण कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ देश की जनता को ये बेवकूफ समझते हैं और देश की जनता के सामने विकल्प की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता ये समझ चुकी है कि इनके पास में कोई विकल्प नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी मोदी जी का शक्तिशाली नेतृत्व है, एनडीए के पास में नियत है, नीति है और एक स्पष्ट विजन है। और आपके चैनल में अभी कुछ वोटरों ने कहा कि हमको ये वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए करना है, राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए करना है और एक शक्तिशाली नेतृत्व की हमें आवश्यकता है। इस बात को देश की जनता समझ रही है कि देश को अगर हमें आगे ले जाना है, प्रगति के पथ पे ले सर मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आनंद पांडे सीधे चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। लेकिन अपोजिशन तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, एंटी इनकमेंसी, विकास नहीं हुआ, बाहरी लोकल तमाम ये सब मुद्दे उठा के अब तो मुद्दे समाप्त हो गए, मुद्दे गौण हो गए। उनके पास न कुछ कहने के लिए न कुछ सुनने के लिए, इसलिए वो नॉन इश्यूज को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे थे। और जितने इश्यूज बनाए थे उन सब इश्यूज को परसों शाम को जो प्रेस वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री के ओएसडी ने, मुझे लगता है कि उसके बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से षड्यंत्र रच करके पिछले 6 साल से सरकार सब कुछ कर रही थी। अभी जनता ने निर्णय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ
नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना और भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ देश की जनता अब की बार 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो गजेंद्र शेखावत अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं और इनका कहना है कि तमाम जो मुद्दे थे अब आनंद, क्या आप मुझे सुन क्योंकि आज सकते हैं? वोटिंग का दिन है। आनंद, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मताधिकार का प्रयोग कर रही है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं आनंद? जी, कैलाश चौधरी की अगर बात की जाए, ओम बिरला की बात की जाए या यहां पर बात की जाए, अभी आपने गजेंद्र जी का इंटरव्यू लिया, बीजेपी के लिए राजस्थान में स्टेक्स बहुत हाई हैं। न सिर्फ अपने बड़े बड़े नेताओं को वहां पर जीत कर आना है, लेकिन उनको एक पॉइंट भी प्रूव करना है। क्या ओवरऑल फील क्या है? अगर इलेक्शन कैंप, अगर अभी वोटिंग की बात की जाए तो अभी क्या फील है? लोगों में उत्साह दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? आप अलग अलग बूथ्स पर गए होंगे, क्या लग रहा है? जी देखिए, इस बार बीजेपी ने बहुत कोशिश की है पहले चरण के मतदान से सबक लेते हुए वोटरों को घर से निकालकर वोटिंग सेंटर्स तक पहुंचाने के लिए। उसमें बीजेपी कार्यकर्ता भी लगे हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी लगे हैं। मुद्दों को भी गरमाने की कोशिश की गई है। और राजस्थान की बात करें तो आज 13 सीटों पे राजस्थान में मतदान होना है, 12 सीटों पे पहले ही हो चुका है। और बीजेपी पिछले 2 बार से लगातार राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें जीत रही है। तो ऐसे में बीजेपी का स्टेक इस बार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीजेपी ने एक तरफ नारा दे दिया 400 पार का। तो ऐसे में बीजेपी जहाँ पे 100% बीजेपी का पिछले बार रिजल्ट रहा है, उसको बरकरार रखना है और साथ ही साथ अपनी सीटों को बढ़ाना भी है। और यही वजह है कि राजस्थान में, जैसे कि आपने नाम लिया, कद्दावर नेता जो है, केंद्रीय मंत्री है, वो चुनावी मैदान में, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मैदान में है कोटा से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से चुनावी मैदान में, कैलाश चौधरी बाड़मेर से है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी सीटें भी है, जैसे बाड़मेर में बताया जा रहा है कि आनंद, थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रवक्ता से हम बात कर रहे थे, उनका कॉन्फिडेंस गजब का नजर आया। हर्षद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हर्षद जी, राजस्थान में क्या 2019 जैसा ही प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी, या इस बार समीकरण कुछ बदले बदले से आप लोगों को भी नजर आ रहे हैं? उधर तो दावा जाहिर है 25 में से 25 का ही है। देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार हरियाणा में चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी 75 पार का नारा देती थी और 40 पर रुक गई थी। बंगाल में 150 पार का नारा देती थी, 76 पे रुक गई थी। तो देखिए, दावे तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है कि वो इतनी सीट लेके आ रही है या उतनी सीट लेकर आ रही है, लेकिन राजस्थान की हकीकत यह है कि जब अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था और विधानसभा चुनाव के बाद एक सीट पर जो चुनाव लड़ाया गया था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यक्ति को मंत्री बनाया और उपचुनाव करवाया, और वहां पर कितने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, वो विद इन 2 मंथ्स पब्लिक के सामने आ गया था। क्योंकि अशोक गहलोत जी का जो राजस्थान में प्रभाव था, उनकी सरकार का जो प्रभाव था, जो उन्होंने नीतियां बनाई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जो बंद करी थी, उससे लोग आक्रोशित हैं। उसके बाद इन लोगों के जुलूल बयानों से लोग आहत हैं। एक पूरा राजपूत समाज इनके खिलाफ हो गया है। इनके प्रत्याशियों का वीडियो वायरल हो रहा है कि पहले चरण में हमें भारी नुकसान हो गया है। तो पिछली बार का रिजल्ट तो रिपीट होने का सवाल ही नहीं उठता है।